पार्ट 8 लयबद्ध व्यायाम, स्वस्थ और शतायु जीवन के लिए व्यायाम। ब्लू जोन में जो लोग रहते हैं उनका अध्ययन करने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि वे लोग भरपूर व्यायाम भले ही ना करते हों, लेकिन भरपूर हलचल जरूर करते हैं। हम सब औगिमी गए तो हमें एक बात की पक्की पता चल गई कि वहाँ के 80 और 90 साल के लोग काफ़ी कार्यक्षम हैं। वे घर में बैठकर खिड़की से झांकते रहने और पेपर पढ़ने जैसे कामों में अपना समय नहीं बिताते। ओगेमी में रहने वाले लोग सुबह जल्दी उठते हैं, भरपूर चलते हैं, दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं और गाना गाते रहते हैं। सुबह के नाश्ते के बाद या कई बार नाश्ता करने से पहले वे लोग बगीचे में काम करने जाते हैं। वे लोग कभी भी जिम या जाकर व्यायाम नहीं करते, लेकिन सदा कुछ ना कुछ हलचल करते रहना मानो उनकी दिनचर्या का अंग सा होता है। कुर्सी से उठने जितना आसान। 30 मिनट एक ही जगह बैठने के बाद मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया 90% कम होती है। चर्बी जलने की प्रक्रिया धीमी होने लगती है और तकरीबन 2 घंटे बाद कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 20% कम होती है। सिर्फ 5 मिनट अपनी जगह से उठने की वजह से भी यह प्रक्रिया शुरू होती है। ब्रैडली उस संस्था के अध्यक्ष हैं जो इस विषय पर काम करती हैं। एक ही जगह पर बैठे रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, इस विषय पर उनका गहरा अध्ययन है। वावनिन ब्रैडली ब्रिगेड स्केल्ट ने सन 1995 में वॉशिंगटन पोस्ट को दिए साक्षात्कार में बताया कि 5 मिनट जगह से उठकर एक चक्कर लगाकर आना इतना आसान है कि वह इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता और कई बार तो बचकाना भी लगता है। अगर हम शहर में रहते हैं तो कुदरती और शांत जगह पर टहलने जाना शायद हमारे लिए कठिन होगा, लेकिन अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमें हल्के फुल्के व्यायाम तो कर ही सकते हैं। आज पश्चिमी जगत में मन, शरीर और बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए पूरब में सदियों से प्रचलित व्यायाम पद्धति प्रचलित हो रही है। पूरब के देशों में इन व्यायाम पद्धति को दिनचर्या का और संस्कृत का अंग माना जाता है। योग का उद्गम भारत में हुआ और आज जापान और चीन के किंगकोंग और ताइची में इसका बहुत सारा प्रचार हो गया है। इसकी मदद से मनुष्य को शरीर और मन स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। जाहिर सी बात है कि इसकी मदद से हम जीवन की घटनाओं का ज़्यादा आनंद, ताकत और जोश के साथ सामना कर सकते हैं। सदा जवान रहने के लिए योग को स्टिक तरीका माना गया है और विज्ञान ने भी इस मान्य किया है कि इसकी वजह से शरीर को कई सारे असाधारण फायदे होते हैं। विशेषकर बुजुर्ग लोगों के लिए योग सबसे अच्छा व्यायाम है। ताइची का अभ्यास करने वाले लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस और पार्किंसन जैसी बीमारियां काफ़ी कम पाई जाती हैं। उनका शरीर ज़्यादा तंदुरुस्त होता है और खून का बहाव भी सही मात्रा में होता रहता है। उनका मानसिक विकास भी अच्छा हुआ होता है और वे उसका इस्तेमाल तनाव और निराश के खिलाफ ढाल की तरह करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप रोज जिम जाकर पसीना बहाएं या मैराथन की रेस लगाएं। जापान में लंबी आयु के लोगों ने यह साबित किया है कि आप हमेशा हलचल करके भी लंबी आयु हासिल कर सकते हैं। जापान और चीन की संस्कृति में बताए गए हैं कि व्यायाम प्रकार को हम प्रयोग में लाएंगे तो भी हमें बड़े फायदे होंगे। इन व्यायामों का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इनकी जानकारी बड़ी ही आसान भाषा में और विस्तार से दी गई है। इस प्रकार का अनुशासित और निरस्त से व्यायाम फ्लो के लिए भी अच्छा होता है। अगर आपको इनमें से कोई व्यायाम पसंद ना आए तो आप अपनी पसंद का व्यायाम प्रकार चुन सकते हैं
और उस पर काम कर सकते हैं। अगले कुछ पन्नों में हम स्वस्थ और लंबी आयु के लिए पोषक पद्धति देखने वाले, लेकिन शुरुआत हम एक छोटे से जापानी व्यायाम प्रकार से करते हैं। रेडियो ताइसो, सुबह किया जाने वाला व्यायाम। जापान में दूसरे महायुद्ध के बाद किया जाने लगा। उसके नाम से जो रेडियो शब्द है वह इस बात का प्रतीक है कि उस वक्त इस व्यायाम को सूचनाएं रेडियो से दी जाती थी। आज लोग टीवी की मदद से और इंटरनेट के द्वारा इस व्यायाम को करते हैं। रेडियो ताइसो का मुख्य उद्देश्य होता है कि उपस्थित लोगों के अंदर जोश और एकता की भावना का निर्माण करना। ये व्यायाम पाठशालाओं में पढ़ाई शुरू होने से पहले और कंपनियों में काम शुरू होने से पहले करवाए जाते हैं। उपलब्ध जानकारी के आधार पर जापान में 30% लोग अपने दिन की शुरुआत रेडियो ताइसो व्यायाम से करते हैं। ओगिमी में हम पता चला कि जिन लोगों से हमने बात की उनमें से 100% लोग इससे दिन की शुरुआत करते हैं। इतना ही नहीं, हमने जिन अस्पतालों को भेंट दी वहाँ पर भी लोग सुबह 5 मिनट यही व्यायाम करते हैं। कुछ लोग तो कुर्सी से हिल भी नहीं पाते थे, लेकिन वहाँ पर बैठे बैठे ही वे व्यायाम से सम्मिलित होते थे। हम भी उनमें शामिल हो गए और हमें महसूस हुआ कि हमारा बाकी दिन काफ़ी जोश के साथ गुजरा। इस व्यायाम को सभी लोग मिलकर करके, जिसकी वजह से इसे बड़े से मैदान में या हॉल में कराया जाता है। इसमें सूचनाएं देने के लिए माइक और लाउडस्पीकर का भी इस्तेमाल करते हैं। आप कौन से व्यायाम करते हैं, उससे यह तय होता है कि व्यायाम का समय कितना होगा। शरीर का तनाव हटा देना और फिर लचीलापन देना इस व्यायाम का मुख्य उद्देश्य होता है। सबसे आसान रेडियो ताइसो व्यायाम प्रकार होता है। अपनी उंगलियों को ऊपर खींचना और गोलाकार पद्धति से उन्हें नीचे लाना। यह एक हल्का फुल्का व्यायाम प्रकार होता है। शरीर के सारे अंगों और पेशियों में लचीलापन लाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। हो सकता है यह काफ़ी आसान लगे, लेकिन आज के इस आधुनिक जग में हम बिना जरूरत के तो अपना हाथ कान के ऊपर भी नहीं लेकर जाते। जब हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, किताब पढ़ते हैं या खाना बनाते हैं तो हमारा हाथ नीचे ही रहता है। जब हम अलमारी से या ऊपर रखी हुई किसी चीज़ को निकालने जाते हैं तो तभी हमारा हाथ ऊपर जाता है। पुराने ज़माने में लोग पेड़ से फल तोड़कर खाते थे और उनको दिन भर में कई बार हाथ ऊपर करने पड़ते थे। रेडियो ताइसो हमें उससे ऐसा करने में मदद करता है। योग। भारत, जापान और विश्व में तकरीबन हर जगह योग काफ़ी मशहूर है। इसे हर कोई कर सकता है। इसमें आने वाले कई प्रकार तो गर्भवती महिलाएं और विकलांग भी कर सकते हैं। योग की शुरुआत भारत में हजारों साल पहले हुई थी। इसका इस्तेमाल शरीर और मन को एक करने के लिए किया जाता है। संस्कृत के योग शब्द का मतलब होता है दो चीज़ों का एकीकरण करना, दो चीज़ों को जोड़ना। योग हमारे मन को और शरीर को जोड़ता है। विश्व के साथ जोड़ने वाली जीवन शैली जीने में मदद करता है। योग के मुख्य उद्देश्य: हमारे मूल धर्म की स्वभाव की पहचान होना, शारीरिक और मानसिक शुद्धि, हमें चैतन्य के नज़दीक लेकर जाना। योग के प्रकार, हालांकि सभी प्रकार का मकसद एक ही होता है, फिर भी विभिन्न संस्कृति और रीतियों की वजह से उसके भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। जिन लोगों ने योग का प्रचार किया उन्हें उस वक्त के हिसाब से उसमें बदलाव किया। ज्ञान योग, अनुशासन और मानसिक विकास के लिए किया जाने वाला योग। इसमें ज्ञान मार्ग से खोज की जाती है।
कर्म योग हमारे और समाज के लिए उपयुक्त कृत्यों पर जोर देना। भक्ति योग चैतन्य को समर्पित और भक्ति भाव के साथ किया जाने वाला योग। मंत्र योग मंत्रोच्चार्य के मार्ग से शांति और संतुष्टि पाने का प्रकार। कुंडलियन योग शरीर में जो विभिन्न चीजें होती हैं उन्हें इकट्ठा करके मानसिक विकास हासिल करना। राजयोग इसे राजमार्ग भी कहते हैं, सभी मिलकर इकट्ठा फायदे की दिशा में यात्रा करते हैं। हठ योग जापान में और पश्चिमी जगत में यह प्रकार काफी मशहूर है। विभिन्न आसनों की मदद से अपेक्षित स्थिरता तक पहुंचा जाता है। सूर्य नमस्कार करने का तरीका। सूर्य नमस्कार हठ योग की सबसे विशिष्ट प्रक्रिया है। इसमें आपको 12 कदम पूरे करने होते हैं। नंबर 1, पहले सीधे खड़े हो जाएं, फिर दोनों हाथों को कंधे के समांतर उठाएं। दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाएं। हथेलियों के पृष्ठभाग एक दूसरे से चिपके रहें। फिर उन्हें उसी स्थिति में सामने की ओर लाएं। तत्पश्चात नीचे की ओर गोल घुमाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। नंबर 2, जब गहरी सांस भरें और दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, अब हाथों को कमर से पीछे की ओर झुकाते हुए भुजाओं और गर्दन को भी पीछे की ओर झुकाएं। नंबर 3, इसी स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। हाथों को गर्दन के साथ कानों से लगाते हुए नीचे लेकर जाएं और हाथों से जमीन का स्पर्श करें। अब कुछ क्षण इसी स्थिति में रुकें और घुटनों को एकदम सीधा रखें। नंबर 4, इसी स्थिति में हथेलियों को भूमि पर रखें। श्वास लेते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। अब गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं। अब इस स्थिति में कुछ समय तक रुकें। नंबर 5, इस स्थिति में श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। ध्यान रखें, इस स्थिति में दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई हों। अब गर्दन को नीचे झुकाकर ठोड़ी को कंठ में लगाने का प्रयास करें। नंबर 6, इस स्थिति में धीरे धीरे श्वास लें और शरीर को पृथ्वी के समांतर रखें, जैसे आप दंडवत प्रणाम के समय होते हैं। ठीक उसी प्रकार शरीर को पृथ्वी के समांतर रखें। अब घुटने, छाती और ठोड़ी पृथ्वी पर लगा दें। छाती को थोड़ा ऊपर उठाएं। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ें। नंबर 7, इस स्थिति में धीरे धीरे श्वास लेते हुए छाती को आगे की ओर खींचें। हाथों को सीधा रखें। हथेलियां पृथ्वी पर लगी हों। अब गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं। घुटने पृथ्वी का स्पर्श करें तथा पैरों के पंजे पर खड़े रहें। नंबर 8, यह स्थिति 5वीं स्थिति के समान है। उस स्थिति में श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। ध्यान रहे, इस स्थिति में दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई हों। अब गर्दन को नीचे झुकाकर ठोड़ी को कंठ में लगाने का प्रयास करें। नंबर 9, यह स्थिति 4थी स्थिति के समान है। इस स्थिति में हथेलियों को भूमि पर टिकाएं। श्वास को लेते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। अब गर्दन को ऊपर उठाएं। अब इस स्थिति में कुछ समय तक रुकें। नंबर 10, यह स्थिति 3री स्थिति के समान है। इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। हाथों को गर्दन के साथ कानों से लगाते हुए नीचे लेकर जाएं और हाथों से पृथ्वी को स्पर्श करें। अब कुछ क्षण इसी स्थिति में रुकें और घुटनों को सीधा रखें। नंबर 11, यह स्थिति 2री स्थिति के समान है। इसमें धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कान से सटाते हुए ऊपर की ओर तानें तथा भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं।
यह स्थिति पहली स्थिति के समान रहेगी। ताइची द आइचे वान ताइजी कान नाम से जाना जाने वाला ताइची व्यायाम जापान में सैकड़ों सालों से प्रचलित है। बुद्धिज्म और कन्फ्यूजियम में इसका जिक्र है और यह चीन मार्शल आर्ट का एक प्रकार है। यह जापान में भी काफ़ी मशहूर है। चीन की संस्कृति के अनुसार इसकी खोज ताओइस्ट गुरु और मार्शल आर्ट के अभ्यासक झांग सेनफेंग ने की थी। 19वीं सदी में यांग लुचान ने इसका जग भर में प्रसार किया। ताइची की मूल शुरुआत नेजिया मतलब अंतर्गत मार्शल आर्ट के लिए की गई। इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत विकास के लिए किया गया। चपलता का इस्तेमाल करके कम ऊर्जा में अपने प्रतियोगी को कैसे हरा सकते हैं, यह बात इसमें सिखाई जाती है। इसमें खुद हमला करने की बजाय खुद को बचाने और ज़्यादा जोर दिया जाता है। ताइची माने शरीर और मन का उपचार। इसका उपयोग आंतरिक शांति और संतुष्टि के लिए किया जाता है। देश के लोगों को स्वस्थ और सशक्त रखने के लिए चीन सरकार ने खुद इस व्यायाम को लोगों तक पहुंचाया। ताइची के प्रकार। ताइची सिखाने वाली कई शालाएं हैं। उनके कई अलग अलग प्रकार भी हैं, जिनमें से कुछ यहाँ दिए गए हैं। चेन स्टाइल, धीरे और एकदम धड़ाकेबाज हलचल का संगम। यांग स्टाइल सबसे ज़्यादा मशहूर। इस प्रकार में धीमी और द्रव पदार्थ जैसी हलचल होती है। व्यू स्टाइल, छोटी छोटी सजगता से की गई हलचल। हाउ स्टाइल, अपने अंतरंग में झांक कर सूक्ष्म हलचल करना। यह प्रकार विश्व में ही नहीं बल्कि चीन में भी काफ़ी कम इस्तेमाल होता है। हालांकि ये सभी स्टाइल एक दूसरे से अलग है, फिर भी इनके पीछे का उद्देश्य समान है, जैसे कि स्थिरता की मदद से अपनी हलचल को नियंत्रित करना, शक्ति का कुशलता की मदद से जीत हासिल करना, दूसरे कर्मक की हलचल करके पहले स्थान पर पहुंचना, पहले सामने वाले को कृति करने देना और उसके बाद हलचल करना और अंत में खुद जीतना। खुद को प्रतियोगिता को जानना, खुद की और सामने वालों की सकारात्मकता को कमजोर बात को समझना। ताइची के 10 मुख्य सिद्धांत। मास्टर यांग चेंगफू ने ताइची की निम्नलिखित 10 मूलभूत सिद्धांत बताए हैं। सीधे खड़े रहकर अपना पूरे लक्ष्य अपने माथे पर केंद्रित करना, पीठ के स्नायु को तनाव देना और बाद में स्थिर करना, कमर रिलैक्स करके उसके माध्यम से शरीर की बाकी हलचल को नियंत्रित करना। हमारे शरीर का वजन जैसे विभाजित हुआ, यह जानकर जड़ता और हल्केपन के बीच के अंतर को पहचानना। हाथों की हलचल आसानी से करके शरीर में जो ऊर्जा है उसका प्रवाह अच्छा करना। कंधे रिलैक्स करें। शरीर की शक्ति से ज़्यादा महत्व मन की चंचलता चपलता को देना। शरीर के ऊपरी और निचले अंग में लयबद्धता लाना। मन, शरीर और सांस में एक रूप रखना। हलचल नियंत्रित करने की बजाय लचीलापन, लयबद्धता को महत्व देना। हर पल में जो शांति है, स्थिरता, उसको खोजना। शरीर कार्यरत होता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। बादलों का अनुकरण। ताइची की सबसे प्रसिद्ध हलचल है बादलों की तरह हाथों को हिलाना। उसे नीचे दिए हुए पद्धति से किया जाता है। दोनों हाथ आगे ले जाएं और तलवों के नीचे करें। आप जैसे किसी पेड़ के तने
को आलिंगन दे रहे हो, ऐसी गिनती करें। उस वक्त आपको तलवे बाहरी बाजू को रखें। बायां हाथ ऊपर की तरफ से मध्य की तरफ और दायां हाथ नीचे के मध्य तक हिलाएं। एक गेंद के आकार में आपको शरीर के सामने हाथ को हिलाएं। बाई हथेली चेहरे के सामने ले जाएं। हाथों के मूवमेंट को देखते हुए बाएं पैर पर शरीर का पूरा वजन देकर कमर को मोड़ें। अपने बाएं हाथ को कमर पर और अपने दाहिने हाथ को चेहरे के सामने लाएं। अपना वजन दाहिने पैर पर रखें। दाहिनी ओर मुड़ें और अपने दाहिने हाथ को देखते हुए इसे ऊपर उठाएं। अब हाथ की मूवमेंट को लचीलेपन के साथ रखें। हाथों को फिर से लंबा करें और धीरे धीरे इसे पहली स्थिति में वापस लाएं। किंग कॉन्ग। चीग कुंग नाम से जाना जाने वाला यह व्यायाम प्रकार 2 शब्दों से बना हुआ है। जीवन की चेतना ऊर्जा और गांग काम। इसका अर्थ है ऐसा काम करना जिसे आप चैतन्य के साथ जुड़ जाएं। आज की इस आधुनिक कार्य पद्धति में हम मन और शरीर को जोड़कर उसकी मदद से अपने सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में यह प्रकार मार्शल आर्ट में इस्तेमाल होने लगा और 1930 से इसका इस्तेमाल अस्पतालों में भी होने लगा। इसके बाद चीनी सरकार ने ताइची की इस तरह इस व्यायाम प्रकार को भी लोगों तक पहुंचाने के लिए खास प्रयास किए। किंगोंग के मुख्यतः सांस लेने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। जब हम बैठे हुए हों या खड़े हों या शरीर की हर अवस्था में अपनी सांस पर काम करके उसे स्थिरता पर रखा जाता है। किंगोंग में जो भी प्रकार हो उन सभी का उद्देश्य ऊर्जा को बढ़ाना है। हालांकि इसके अंदर जो हलचल है वह काफ़ी धीमी होती है, लेकिन उसमें काफ़ी संयमित हलचल होती है। किंगोंग के फायदे। कई सारे सर्वेक्षणों से यह पता चला कि ताइची और योग की तरह किंगोंग भी कई सारे फायदे होते हैं। मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ किंगोंग। सैन फ्रांसिस्को में स्थित किंगोंग इंस्टीट्यूट के शास्त्रज्ञ डॉक्टर केनेथ एम सांसियर ने अपने एक लेख में इसके कई फायदे लिखे हैं, जैसे कि मस्तिष्क में बनी तरंगे का विकास होता है, हार्मोन्स में सकारात्मक बदलाव होते हैं, हृदय विकार से आने वाली मौत की संभावनाएं कम होती हैं, रक्तचाप की बीमारियां कम होती हैं, हड्डियों में तंदुरुस्ती आती है, खून का बहाव अच्छे तरीके से होता है, बुढ़ापे की वजह से होने वाली बीमारियों की संख्या कम होती है, शरीर के अंग काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं, मस्तिष्क को अच्छे तरीके से खून की मात्रा मिलती है, मन और मस्तिष्क का तालमेल अच्छा होता है, हृदय का कार्य सही तरीके से चलता है, कैंसर का उपचार लेने वाले लोगों में जो दुष्प्रभाव परिणाम होते हैं उनकी मात्रा कम होती है। इस व्यायाम की वजह से हमारा शरीर सुडौल तो होता ही है, साथ ही लंबी आयु भी मिलती है। किंगोंग करने की पद्धति। किंगोंग का व्यायाम करने से पहले हमें यह जानना होगा कि हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा भरी हुई है। शरीर में स्थिति इस ऊर्जा का सही तरीके से नियोजन कैसे करना है, यह हमें पता होना चाहिए। त्याओशेन शरीर का नियोजन। नंबर 1, सही आसन में बैठना। जमीन से जुड़े हुए होना अति आवश्यक है। नंबर 2, सांस का नियोजन। सांस धीमी गति से लेते हुए संयमित और शांत करना। नंबर 3, मन का नियोजन। यह स्टेप बहुत ही कठिन है क्योंकि इसमें मन को विचार रहित रखना पड़ता है। नंबर 4, ऊर्जा का नियोजन। पहले 3 घटकों का उचित समन्वय करके
ऊर्जा का सही मात्रा में नियंत्रित करना। नंबर 5, चेतन का विनिमय, द इंसेंस ऑफ ताइजी। किंगोंग में याग्जुंग मिंग कहते हैं कि चैतन्य शक्ति भी है और नींव भी है। इस प्रकार से पूरा शरीर इकट्ठा होकर एक ही दिशा में कार्यरत होता है और एक ही लक्ष्य के लिए काम करता है। किंगोंग के 5 पद्धति। किंगोंग में 5 सिद्धांतों पर काम किया जाता है। पृथ्वी, जल, लकड़ी, धातु और अग्नि। इस व्यायाम के माध्यम से 5 प्रकार की ऊर्जा संतुलित होती है, जिससे शरीर के अंग और मस्तिष्क के कार्य विकसित होते हैं। यह व्यायाम कई तरीकों से किया जाता है। हम किंगोंग इंस्टीट्यूट इन ब्रासलिन के मारियर इसबोला ग्रासिस मेरिल की पद्धति देखेंगे। पृथ्वी। नंबर 1, अपने पैरों में कंधे की चौड़ाई जितना अंतर रखें, सीधे खड़े हो जाएं। नंबर 2, फिर पैरों में जो अंतर है उसे थोड़ा बढ़ाएं ताकि आप आसानी से खड़े हो सकें। नंबर 3, अपने कंधों को थोड़ा झुकाएं और अपने शरीर को ढीला और बाहों को शरीर में के बाजू में ढीला छोड़ दें। नंबर 4, सांस लेते हुए अपने हाथों को अपने कंधों तक उठाएं, उस समय हथेलियों के नीचे की तरफ रखें। नंबर 5, जब आप सांस छोड़ते हैं तो अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ें और अपनी बाहों को पेट तक नीचे लाएं, उस समय हथेलियों को अंदर की ओर करें। नंबर 6, कुछ पल के लिए इस अवस्था में रहें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जल। नंबर 1, पृथ्वी की अवस्था से शुरुआत करें। घुटनों पर झुके और सीना सीधा करके नीचे बैठें। नंबर 2, टेलबोन को सीधा रखते हुए बैठें। नंबर 3, जब आप फिर से सांस लें तो पृथ्वी पर वापस आएं। नंबर 4, इस क्रिया को 3 बार करें। लकड़ी। नंबर 1, पृथ्वी की अवस्था से शुरुआत करें। सांस लेते हुए हाथ ऊपर और फिर एक तरफ ले जाएं और एक गोलाकार आकार बनाएं। ऐसा करते करते हाथों को गर्दन तक लाएं। हाथों और कोहनियों को एक लाइन में लाएं। नंबर 2, इसके बाद सांस छोड़ते समय उसी क्रिया को उल्टा करें, पहले स्थान पर आ जाए। नंबर 3, यह क्रिया 3 बार करें। धातु। पृथ्वी की अवस्था से शुरुआत करें और अपने हाथों को अपनी छाती तक उठाएं। उंगलियों को एक दूसरे से थोड़ा अलग और ऊपर की ओर इशारा करते हुए हाथों को एक दूसरे से लगभग 4 इंच लंबा रखें। सांस लेते समय हाथ एक दूसरे से अलग करें और उनमें कंधों की चौड़ाई जितना अंतर रखें। सांस छोड़ते समय फिर से दूसरे पॉइंट में जो बताया गया है वही करें। गतिविधियों को 3 बार करें। जब आप अपने हाथों को एक दूसरे के करीब लाते हैं और दूर ले जाते हैं तब उनमें उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का अनुभव लें। आग। नंबर 1, पृथ्वी आसन से शुरुआत करें। सांस लेते हुए हथेलियां एक दूसरे की ओर रखते हुए दोनों हाथों के बीच कुछ दूरी रखकर उन्हें हृदय तक ऊपर ले जाएं। नंबर 2, अपने हृदय की ऊर्जा को जानने के लिए अपना हाथ घुमाएं। नंबर 3, कमर से थोड़ा बाएं मुड़ें और अपने हाथों को जमीन के समांतर रखें और हलचल करें। नंबर 4, दोनों हथेलियों को एक दूसरे की तरफ रखें और अपने हाथों को एक दूसरे से दूर ले जाएं। ऊपर का हाथ कंधों तक ले जाएं और नीचे का हाथ कमर तक ले जाएं। अब अपने हाथों को जमीन के समांतर रखे हुए कमर से दाईं ओर मोड़ें और हलचल करें। नंबर 6, सांस छोड़ते हुए
अपने हाथों को हृदय के पास लाएं। नंबर 7, हाथों के बीच दोबारा दूरी बढ़ाएं। ऊपरी हाथ कंधे तक और निचला हाथ कमर तक नीचे लाएं। व्यायाम को पूरा करना। नंबर 1, पृथ्वी की स्थिति से शुरुआत करें। हथेलियों को नीचे रखें और सांस लेते समय अपने हाथों को कंधों तक उठाएं। नंबर 2, सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को छोड़ें और वे मुक्त स्थिति में लाएं। शियत्सु, हाथ के अंगूठे और हथेली के दबाव की मदद से ऊर्जा पर काम करने का यह तरीका 19वीं सदी की शुरुआत में जापान में बनाया गया था। इसका उपयोग मुख्य रूप से गठिया के लोगों के इलाज के लिए किया जाता था। शरीर को तनाव देते हुए श्वसन क्रिया के माध्यम से अपने शरीर के सभी अंगों का संतुलन बनाए रखना। व्यायाम का कोई भी प्रकार एक जैसा ही करना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है। इसके पीछे के उद्देश्य को समझकर शरीर की सही तरीके से हलचल करना अधिक महत्वपूर्ण है। इसके पीछे उद्देश्य शरीर को तनाव देना और ढीला छोड़ना जो सफल होना चाहिए। ताओ यिन का मतलब कोई भी एक हलचल नहीं है। शरीर को दिया गया तनाव, गर्दन का उठाना, चलना, सोना, खड़ा होना या एक जगह रुकना, ये सब ताओ यिन ही है। अच्छी तरह से सांस लें और लंबे समय तक जीवित रहें। मन और शरीर को विकसित करने के लिए कई स्थानों से एकत्रित की गई जानकारी का एक संग्रह है झिझुन शिशु। यह पुस्तक 13वीं शताब्दी में बहुत प्रसिद्ध रही है। इस प्रक्रिया का आविष्कार 6वीं शताब्दी के चीन चिकित्सक और लेखक सन सिमियों ने किया था। इसमें ध्वनि और आंदोलन के माध्यम से आपको हृदय को शांत करने के लिए 6 अलग अलग तरीकों का उपयोग किया जाता है। सांस छोड़ना इतना धीमा है कि आपको कानों की आवाज सुनाई नहीं देगी, और यह सब प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाए सराव का तंत्र यही है सुखी और स्वस्थ जीवन का मंत्र। इस अध्याय में वर्णित सभी संस्कृतियों को समझना शायद आसान नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इनमें से किसी एक धागे की तलाश करते हैं तो आप पाएंगे कि हर किसी ने सांस और गति का समन्वय किया है। जब हम अपनी सांस और शरीर का समन्वय करते हैं तो हम अतीत और भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में जीना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप सांस लेते वक्त और छोड़ते वक्त जागृत रहें।